प्रिय शिष्यों, साहित्य विमर्श चैनल में आप सभी का स्वागत है। कहानी से संबंधित इस वीडियो में मैं प्रसिद्ध आंचलिक कहानीकार फणीश्वर नाथ रेणु के आंचलिक कहानी पंचलाइट के विषय में बताऊंगा। वीडियो के अंत तक आप लोग मेरे साथ जुड़े रहें। प्रिय शिष्यों, आंचलिक कहानी का मतलब होता है कि किसी अंचल विशेष या क्षेत्र विशेष को केंद्र बना करके जो कहानी लिखी जाती है उसे आंचलिक कहानी कहते हैं। आंचलिक कहानी में किसी विशेष क्षेत्र के रहन सहन, रीति रिवाज, व्यवहार, वहाँ का गुण दोष, वहाँ की वेशभूषा और जो सामाजिक जीवन है इसके विषय में विस्तृत वर्णन के साथ साथ वहाँ की स्थानीय बोलियों का भी प्रभाव होता है। पंचलाइट कहानी इन्हीं विशिष्टताओं को लेकर के हमारे सामने उपस्थित होता है। प्रिय शिष्यों, बिहार के पूर्णिया जिले के छोटे से गांव में जन्मे फणीश्वर नाथ रेणु अपने ठेठ ग्रामीण परिवेश और पूरे आंचलिक वितान के साथ हिंदी कहानी के परिदृश्य पर उभरते हैं और अपनी रचनात्मकता से एक हलचल पैदा कर देते हैं। पंचलाइट कहानी भी बिहार के एक ग्रामीण अंचल के समस्त विशिष्टताओं को अपने आप में समाहित किया है। पंचलाइट कहानी रेणु के कहानी संग्रह ठुमरी में संकलित है, जो 1950 से 1960 के बीच लिखी गई। प्यारे बच्चों, पंचलाइट कहानी के सारांश को जानने से पहले यह जान लें कि पंचलाइट का मतलब पेट्रोमैक्स होता है, जिसे गांव वाले पंचलाइट भी कहा करते हैं। अब पंचलाइट के पात्रों के विषय में परिचित हो लें। पात्रों में जो सबसे पहले हैं अगनू महतो। ये महतो टोली के पंचायत का छड़ीदार हैं। दूसरा सरदार या दीवान, ये सब पंचायत के सदस्य हैं। तीसरे हैं फुटंगी झा। फुटंगी झा ब्राह्मण टोली के सदस्य हैं। गुलरी काकी, ये मुनरी की माँ हैं। और गोधन, जो इस कहानी का मुख्य पात्र है, गोधन गांव का एक साधारण व गुणवान व्यक्ति जो मुनरी से प्रेम करता है। मुनरी साधारण ग्राम बाला है और गुलरी काकी की बेटी है। सातवां पात्र कनेली, मुनरी की सहेली है कनेली। और आठवां पात्र है मूलगैन, कीर्तन मंडली के सदस्य हैं ये। अब कहानी का सारांश। कहानी के सारांश में पहला बिंदु है पंचलाइट या जो पेट्रोमैक्स है या जो गांव वाले पंचलाइट कहा करते हैं, उसकी खरीदारी गांव के लोगों द्वारा की जाती है। और किस प्रकार से की जाती है इसको हम बताएंगे कि गांव में निवास करने वाली विभिन्न जातियां भिन्न भिन्न टोली बना करके रहती हैं। कोई एक गांव है जो बिहार का छोटा सा गांव है, वहाँ पर पूरा गांव विभिन्न छोटी छोटी टोलियों में रह रही हैं। उत्तर टोला, पश्चिम टोला, पूरब टोला, इस तरीके से जैसे गांव में रहती हैं। उन्हीं में से एक टोली है महतो टोली। महतो टोली के पंचों ने पिछले 15 महीने से दंड जुर्माने की जमा राशि से रामनवमी के मेले से इस बार पंचलाइट खरीदी। अब पंचलाइट गांव में आ चुका है। पंचलाइट खरीदने के पश्चात बचे 10 रुपये से पूजा की सामग्री भी खरीदी जाती है। मेले से पंचलाइट की खरीदारी के बाद सभी खरीदार पंच गांव की ओर लौटे, जिनमें सबसे आगे अगनू महतो पंचलाइट का डिब्बा माथे पर लेकर के आ रहा था और उसके पीछे पीछे सरदार, दीवान और पंच लोग थे। पंचलाइट देखने के लिए टोली के सभी बच्चे, सभी औरतें, सभी मर्द, उस गांव के सभी पुरुष सब इकट्ठे हो जाते हैं। सरदार ने अपनी पत्नी को पंचलाइट की पूजा पाठ का प्रबंध करने के लिए कहा। अब एक समय था, ये कहानी जब लिखी गई, उस समय गांव की स्थिति ये थी कि जब कोई नया सामान
गांव में आता था तो पूरे गांव के लोग इकट्ठे होकर के भीड़ लगा करके उसको देखा करते थे। और यह पंचलाइट या पंचलैट या पेट्रोमैक्स यह गांव के लिए बिल्कुल नया था। कभी भी गांव का कोई भी सदस्य इस पंचलैट को नहीं देखा था, एक दो को छोड़ करके। कौन था ये बाद में हम बताएंगे, लेकिन एक आध ऐसे थे जो देखे थे और बाकी पूरा गांव इस पंचलैट को देखा तक नहीं था। तो देखने के लिए कि पंचलैट होता कैसा है, इसको देखने के लिए गांव के सभी सदस्य इकट्ठे हो जाते हैं। दूसरा बिंदु, महतो टोली में उत्साहपूर्ण वातावरण। जब पेट्रोमैक्स आ जाता है, यह पंचलैट आ जाता है, तो सारे बच्चे बूढ़े जवान सभी लोगों में एक उत्साह उमड़ आता है। गांव की पंचायत का जो छड़ीदार है अगनू महतो सभी लोगों को पंचलैट से दूर रहने की चेतावनी देता है। वो छड़ीदार है, वो रोकता है कि वहाँ पर नज़दीक मत जाओ। कहीं अधिक उत्साहित लोग पंचलैट को किसी प्रकार का नुकसान न पहुँचा दें, उसकी सुरक्षा के लिए छड़ीदार सबको दूर हटाता है। पंचलैट आने की खुशी में औरतों की मंडली में गुलरी काकी गोसाई का गीत गुनगुनाने लगती हैं, औरतें गाने लगती हैं। चारों तरफ खुशी का माहौल छा जाता है। छोटे छोटे बच्चे उत्साह के कारण हुड़दंग करना शुरू कर देते हैं। टोली भर के लोग सरदार के दरवाजे पर आकर पंचलैट की रट लगाने लगते हैं कि अब गांव में पंचलैट आ गया है, अब गांव में पंचलैट आ गया है। इस प्रकार का एक माहौल, एक वातावरण उस पूरे गांव में फैल गया था। पंचलैट जलाने की समस्या। अब पंचलैट आ तो गया, पेट्रोमैक्स आ तो गया गांव में, लेकिन जलाया कैसे जाए यह बड़ा कठिन काम था, क्योंकि उस पूरे गांव में पंचलैट जलाने की जानकारी किसी को नहीं थी। तो सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न हुई कि पंचलैट तो आ गया है, लेकिन जलाया कैसे जाएगा। महतो टोली के सभी लोग पंचलैट के आने से अत्यधिक उत्साहित तो होते हैं, लेकिन उनके सामने एक बड़ी समस्या कि इसको जलाया कैसे जाए या कौन जलाएगा, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को पंचलैट जलाना आता ही नहीं था। महतो टोली के किसी भी घर में अभी तक ढिबरी तक नहीं जलाई गई थी, क्योंकि सभी पंचलैट की रोशनी को ही सभी ओर फैला हुआ देखना चाहते हैं। पंचलैट के न जलने से सभी के चेहरे उतर जाते हैं। पंचलैट न जलने की खबर सुनकर राजपूत टोली के लोग ब्राह्मण टोली का मजाक बनाने लगते हैं। इसके बावजूद पंचों ने यह तय कर लिया कि दूसरी टोली के व्यक्ति की मदद से पंचलैट नहीं जलाया जाएगा, चाहे वह बिना जले ही पड़ा रहे। लेकिन बिना जले पड़ा रहे इस पर तो फिर और ज़्यादा उस टोली के मान सम्मान का प्रश्न जो है जुड़ा हुआ था। तो जलाना तो आवश्यक था, लेकिन उसके साथ ही साथ अगर गांव के लोग, उस टोली के लोग, महतो टोली के लोग अगर किसी अन्य टोली के किसी व्यक्ति से अगर सहायता लेते तो यह उनके मान सम्मान के खिलाफ था, इसलिए वो किसी को बुलाते नहीं हैं। और अंत में उसका उपाय एक सूझता है। क्या उपाय है? पंचलैट जलाने के लिए गोधन को बुलवाना। गोधन एक साधारण व्यक्ति है जो उस गांव का एक सदस्य है और वो पंचलैट जलाना जानता था। किस प्रकार से है कहानी कि गुलरी काकी की बेटी जो मुनरी है गोधन से प्रेम करती थी और उसे पता था कि गोधन को पंचलैट जलाना आता है, लेकिन पंचायत ने गोधन का हुक्का पानी बंद कर रखा था। हुक्का पानी बंद करने का मतलब ये होता है कि खान पान बंद कर देना। गांव में कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं जिसके कारण किसी व्यक्ति विशेष का खान पान बाकी समाज के लोगों से बंद कर दिया जाता है। तो कुछ बात हुई थी। बात क्या थी? गोधन रोज मुनरी को देख करके सलम सलम वाला सलीमा का गीत गाता था और इसी गीत को सुनने के कारण गांव के लोग
या यूँ कह सकते हैं कि गोधन मुनरी से प्रेम करता था, इस कारण से उसका हुक्का पानी बंद कर दिया था या उसको समाज में खान पान से बहिष्कृत कर दिया था। अब गोधन की जब आवश्यकता पड़ती है तो इसी आवश्यकता को जानते हुए मुनरी, जो गोधन की प्रेमिका है, उसने अपनी सहेली कनेली द्वारा सरदार तक यह सूचना भेजती है कि गोधन पंचलेट जलाना जानता है। सभी पंच सोच विचार कर अंत में यह निर्णय लेते हैं कि गोधन को बुलाकर उसी से पंचलेट जलवाया जाए, किसी अन्य टोली के किसी सदस्य से बुलवा करके न जलाया जाए, क्योंकि यह टोली की इज्जत और प्रतिष्ठा का सवाल है। अतः सरदार द्वारा गोधन को बुलवाने का आदेश दिया जाता है। गोधन आता है और आगे कहानी में क्या होता है, गोधन द्वारा पंचलेट जलाना। सरदार द्वारा गोधन को बुलाने के लिए छड़ीदार को भेजा जाता है, परंतु वह नहीं आता। तत्पश्चात गुलरी काकी गोधन को मनाने जाती हैं तो वह मान जाता है और पंचलेट जलाने के लिए तैयार हो जाता है। सर्वप्रथम वो पंचलेट में तेल भरता है और पंचलेट जलाने के लिए स्पिरिट मांगता है, परंतु पंच स्पिरिट खरीदना ही भूल जाते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि ये स्पिरिट से जलता है। अब स्पिरिट न होने पर एक बार फिर टोली के लोगों के चेहरे मुरझा जाते हैं कि अब तो स्पिरिट हम लोगों ने लाया नहीं है, तो फिर गोधन जलाएगा कैसे। लेकिन गोधन होशियार लड़का है, चतुर है, चालाक है। वह स्पिरिट न होने पर गरी या नारियल के तेल से ही पंचलेट जलाने का प्रयास करता है और धीरे धीरे पंचलेट जलने लगता है। पंचलेट की रोशनी से सारी टोली जगमगा उठती है, जिसे देख करके सभी के चेहरे खिल जाते हैं। कीर्तन मंडली के लोग एक स्वर में महावीर स्वामी की जय हो ऐसा ध्वनि करने लगते हैं और वो उत्साह से भर जाते हैं। और जो कीर्तन मंडली के सभी सदस्य थे वो सभी कीर्तन गाना शुरू कर देते हैं। इस प्रकार पंचलेट जलाकर गोधन सबका दिल जीत लेता है, क्योंकि उसी के आने के बाद ही यह पंचलेट, जो पूरे गांव के लिए उत्साह का कारण था, उस पंचलेट को गोधन ने जला दिया। गोधन का हुक्का पानी बंद होने के बावजूद भी विषम परिस्थितियों में गांव के पंच ने गोधन को बुलाया। गोधन मान भी आया और अपनी चालाकी से, अपनी चतुराई से उस पंचलेट को जला देता है, जिससे पूरे गांव में खुशी का वातावरण छा जाता है। पंचों द्वारा गोधन को माफ़ करना। जब गोधन जला देता है तो पंच सब लोग उसको माफ़ कर देते हैं और उसका पुनः हुक्का पानी शुरू कर देते हैं, यानी खान पान उससे गांव के सभी लोग जोड़ लेते हैं। गोधन ने जिस होशियारी से पंचलेट को जला दिया था उससे सभी प्रभावित होते हैं। गोधन के प्रति सभी लोगों के दिल का मैल वो दूर हो जाता है और मुनरी बड़ी हसरत भरी निगाहों से गोधन को देखती है। सरदार गोधन को बड़े प्यार से अपने पास बुला करके वो कहते हैं कि तुमने जाति की इज्जत रखी है, तुम्हारा 7 खून माफ़, खूब गाओ सलीमा का गाना। और इस प्रकार से अंत में गुलरी काकी गोधन को रात के खाने पर निमंत्रित करती हैं। उसका हुक्का पानी शुरू हो जाता है, खान पान शुरू हो जाता है। गोधन ने एक बार फिर से मुनरी की ओर देखा और नज़र मिलते ही लज्जा से मुनरी की पलकें झुक जाती हैं और इस प्रकार से यहीं पर कहानी का अंत हो जाता है। तो गांव के एक विशेष बिहार के एक विशेष गांव का या विशेष अंचल की समस्या को लेकर के, वहाँ के गांव के रीति रिवाज को लेकर के यह कहानी आधारित थी और इस प्रकार से यह कहानी समाप्त होती है। धन्यवाद।